हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अपनी एक और स्वरचित प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है ना उम्र की सीमा हो। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है कि इसमें उम्र का जिक्र है और वैसे भी कहते हैं ना, प्यार करने या निभाने की कोई उम्र नहीं होती। तो चलिए सुनते हैं मेरी ऐसी ही एक कहानी जिसमें प्यार निभाने के लिए उम्र को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ना उम्र की सीमा हो, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का बंधन। वाह गर्लफ्रेंड, आज तो फुल ऑन मूड में हो। एफएम पर गीत सुनती हुई सुमन जी को छेड़ते हुए अंदाज में आरव ने कहा, क्या अभी तू हर समय क्यों अपनी दादी को परेशान करता रहता है और ये हमेशा तू गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या कहता रहता है? किचन में बर्तन सजाती हुई मिसेज शर्मा यानी कि सुमन जी की बहू और आरव की मम्मी ने कहा, क्यों दादी, क्या मैं सचमुच आपको परेशान करता हूँ? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। लव यू माय स्वीट गर्लफ्रेंड, लव यू माय वेरी स्वीट बॉयफ्रेंड। अरे दादी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। बताना, क्या बात है? दादी, वो मेरे क्लास का पूरन है ना? हाँ, कौन? वो जो एग्ज़ाम में तेरे नोट्स ले गया था और टाइम पर लौटाने की बजाय उसने ना तो तेरा फ़ोन उठाया और ना ही खुद नोट्स ही वापस लौटाने आया। हाँ, वो ही पूरन दादी, जिसे आपने इस बात पर उसके घर जाकर इतना डांटा था कि बेचारा आज तक वो याद करके डरता है। कहकर आरव अपनी दादी के साथ ठहाके लगाकर हंसने लगा। हंसते हंसते ही आरव बताने लगा कि दादी, उसी पूरन की दादी ने परसों शादी कर ली। आपको पता है कि उसकी दादी ने ना लव मैरिज की है और दादी वो पूरन के नए दादाजी से फेसबुक पर मिली थी। जहाँ दादी आरव की बात बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, वहीं उनकी बहू अपने बेटे आरव को चुप होने का इशारा कर रही थी। आरव, तू बार बार अपनी दादी से एक ही बात दोहराता रहता है, क्यों? आखिर क्यों करता है तू ऐसा? कभी दादी फेसबुक ज्वाइन कर लो तो कभी मैं आपका बायोडाटा मैट्रिमोनियल साइट पर डाल दूं, और अब तेरे दोस्तों के ये ऊल जलूल किससे? हद है बेटा। मम्मा, इसमें ऊल जुलूल क्या है? क्या कभी आपने दादी जी के अकेलेपन या उनकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश की है? मम्मा, आप ही बताएं कि दादाजी के सामने क्या दादी ऐसी ही थी? क्या वो ऐसे ही गुमसुम रहा करती थी? और मम्मा, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे अलावा इस पूरे घर में वो किसी और से हंसती या कभी कुछ शेयर भी करती हैं। अब मम्मा, मेरा भी कॉलेज 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं मुझे कैंपस कहाँ मिले, इसलिए मम्मा, मैं यहाँ से जाने से पहले अपनी दादी को सेटल कर देना चाहता हूँ। आरव लगातार बोलता ही जा रहा था और मिसेज शर्मा अपनी बेटे की समझदारी को बड़े ही सम्मान के साथ समझने की कोशिश कर रही थी। बेटा, तू कब इतना बड़ा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। बेटा, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। एक लंबी सांस लेते हुए मिसेस शर्मा ने कहा, दादी, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना गर्लफ्रेंड, कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। अरे बेटा, मेरा शरीर अब साथ नहीं देता, बड़ी जल्दी ही थकान हो जाती है। तू अपने मम्मा और पापा के साथ प्लान बना ले। नो नो नो, विदाउट गर्लफ्रेंड नो आउटिंग। अरे बेटा, अच्छा बता, कहाँ ले जाएगा मुझे?
जहाँ भी आप चाहो। और वैसे भी अभी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं मेरी, फिर इसके बाद वैसे भी मैं बहुत बिज़ी होने वाला हूँ। अच्छा, मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी बिज़ी? सुमन जी ने उदास होते हुए कहा। नो वे, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो हमेशा हाजिर। आरव इतना कहकर अपनी दादी से लिपट गया और अब दोनों की ही आंखें नम थीं। बोलो ना दादी, कहाँ चलोगी? बनारस, आज का वाराणसी। अगले दिन सुबह सुबह पूरी शर्मा फैमिली वाराणसी पहुंच चुकी थी। वाराणसी के सभी घाटों पर घूमने और गंगा आरती में शामिल होने के बाद भी न जाने क्यों सुमन जी की आंखों में एक अधूरापन स्पष्ट दिखा रहा था, जिसे बाखूबी महसूस कर रहा था आरव। दादी, कल हम आर्ट गैलरी चलेंगे। नहीं बेटा, अब बस घर लौटेंगे कल। दादी, आप वाराणसी में किसी को जानती हैं क्या? मेरा मतलब है कि क्या यहाँ पर आपका कोई जानकार रहता है? हाँ, नहीं तो। सुमन जी इसके सवाल के जवाब में कुछ असहज हो गई थी। अरे गर्लफ्रेंड, हाँ या ना, ठीक से सोचकर बताओ। हाँ, मेरा मतलब है कि एक जानकार रहते तो थे यहाँ, मगर पता नहीं अब वो यहाँ रहती भी हैं या नहीं। अरे आप बताओ तो सही, मैं इसका भी पता लगा लूँगा। मेरे एक कहते कहते कुछ संकोच के साथ रुक गई सुमन जी। अरे आप उनका नाम तो बताओ मेरी प्यारी दादी जी। संदीप मिश्रा। वो बैंक में काम करते थे, रिजर्व बैंक में। वैसे तो उनकी पोस्टिंग लखनऊ में थी, मगर वो रहने वाले वाराणसी के ही थे। सुमन जी कुछ और बता पाती उससे पहले ही आरव ने संदीप मिश्रा नाम के शख्स को फेसबुक पर सर्च भी कर लिया। दादी, देखना ज़रा, यही है क्या वो? आरव ने लैपटॉप को सुमन जी की तरफ मोड़ते हुए कहा। सुमन जी की नज़र न चाहते हुए भी उस शख्स की तस्वीर पर कुछ इस तरह अटक गई कि मानो कह रही हो कि हाँ, इसी एक झलक का इंतज़ार तो था मुझे बरसों से। और हाँ, यही तो वो कशिश है जो मुझे दिल्ली से वाराणसी तक खींच लाई। दादी, बोलो ना, यही है क्या वो आपके जानकार? हाँ, शायद यही है। जहाँ सबके सामने सुमन जी शायद कह रही थीं और अपनी बेचैनी को छुपाने का भरसक प्रयास कर रही थीं, वहीं उनका दिल उनसे बार बार ये कह रहा था कि हाँ, यही तो है वो। आरव को मैसेंजर पर उस शख्स यानी कि संदीप जी से कांटेक्ट करते ज़रा भी देर न लगी और अगले 2 घंटे के भीतर ही वो लोग संदीप जी के घर में थे। सुमन, आपने यदि पहले बताया होता तो मैं आप लोगों को खुद लेने आ जाता। मुझे खुद भी कहाँ पता था कि आरव आपसे यूँ बात कर लेगा। और इसके आगे सुमन जी कुछ कह पाती, उससे पहले ही संदीप जी बोल पड़े। चलो, किसी ने तो बात की। इस पर अचानक से मिली संदीप जी और सुमन जी की नज़र। उफ, धक से हुआ सुमन जी का दिल जोरों से धड़कने लगा और सुमन जी आंखों ही आंखों में मानो संदीप जी से कह रही हों, हे भगवान, इस उम्र में भी तुम्हें देखकर ये दिल ऐसे धड़कता है। और संदीप जी का वो ही बरसों पुराना जवाब, देख लीजिए। दादाजी, मैं आपको दादाजी कह सकता हूँ ना? आरव ने संदीप जी से पूछा। हाँ बेटे, बिल्कुल कह सकते हो। तो दादाजी, एक बात बताइए कि आपने हमारी दादी जी को कहाँ छुपा कर रखा है? क्योंकि जब से हम लोग यहाँ आए हैं, बस आपके ये चंदन साहब और उनकी धर्मपत्नी जी ही सारा काम कर रही हैं। हाँ बेटा, मैंने इस चंदन को अपने बेटे की तरह ही पाला है।
दरअसल इसके पिताजी हमारे घर में काफ़ी सालों से काम कर रहे थे और उनके देहांत के बाद मैंने इन दोनों बच्चों को यहीं रख लिया। और बेटा, दादी जी को छुपाने की बात तो तब आएगी ना जब दादी जी होंगी। मतलब? क्या दादी जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। दरअसल मैंने शादी ही नहीं की। ओह, ऐसा क्यों दादाजी? बेटा, दरअसल मैं जिससे शादी करना चाहता था उसने किसी और से शादी कर ली और उसके बाद उस जैसी कोई मिली ही नहीं। दादाजी, कहीं वो कातिल हसीना हमारी दादी जी तो नहीं? आरव के ऐसा कहते ही सुमन जी इतनी बुरी तरह से झेंप गईं मानो उनकी चोरी पकड़ी गई हो। इधर संदीप जी भी इस तरह से आरव द्वारा अचानक पूछे गए इस प्रश्न से कुछ असहज हो गए। आरव, बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो आजकल तुम। आरव के पापा ने आरव को डांटते हुए अंदाज में कहा। बाबूजी, खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। चंदन के कहने पर सभी खाना खाने के लिए उठ गए। अच्छा अंकल जी, अब आज्ञा दें, हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, आरव के पापा ने संदीप जी से कहा। अच्छा बेटा, फिर आना। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। बरसों बाद अपनों से मिलकर सुकून मिला। अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए संदीप जी ने कहा। अरे दादाजी, अब तो आप आएंगे हमारे घर। मैं आपको यहाँ इनविटेशन देने ही तो आया था। अरे दादाजी, अगले महीने हमारी प्यारी सी दादी जी का जन्मदिन है और आपको पक्का आना है। संदीप जी की नज़रों में ये बहुत अच्छे से नज़र आ रहा था कि उन्हें पता है कि अगले महीने सुमन जी का जन्मदिन है, मगर फिर भी उन्होंने अनजान बरतते हुए कहा, अच्छा, मैं आने की कोशिश करूँगा। नहीं दादाजी, कोशिश नहीं, प्रॉमिस। ओके बेटा, प्रॉमिस। संदीप जी ने हंसकर आरव को अपने गले से लगा लिया। वाराणसी से आए शर्मा फैमिली को आज पूरे 8 दिन हो गए थे। आरव सोफे पर लेटकर अपना मोबाइल देख रहा था। तभी उसके पीछे से गुजरती हुई सुमन जी की नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी और वो स्तब्ध रह गईं। ये देखकर कि आरव संदीप जी से व्हाट्सएप चैट कर रहा था और उसके चैट मैसेजेस बड़े ही लंबे लंबे थे। आरव, बोलो माय स्वीट गर्लफ्रेंड। आरव, तू हर समय मजाक मत किया कर। एक तो तू हर काम अपने हिसाब से करता है और तुझे कभी किसी को कुछ बताना भी नहीं होता है ना? अरे, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पर? क्या मम्मा का असर आ गया आप पर? आरव, ओके सॉरी दादी, बट हुआ क्या? तू संदीप जी से कब से बात कर रहा है? ओफो, तो ये बात है। अरे तो आप भी कर लो ना बात उनसे। अच्छा, तो आप इसलिए नाराज़ हो गए कि मैंने अकेले अकेले बात कर ली और आपसे बात नहीं करवाई, है ना? फिर से मजाक। इस बार दादी का मिजाज सचमुच कुछ गर्म था। अच्छा, 1 मिनट रुको आप। इससे पहले कि सुमन जी कुछ कह पाती, आरव ने संदीप जी को वीडियो कॉल लगा दी। हेलो दादाजी, हाय, कैसे हैं आप? 1 मिनट, ज़रा दादी जी से बात कीजिए। कहते हुए आरव ने अपना मोबाइल सुमन जी के हाथों में पकड़ा दिया। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, और आप? सुमन जी की आवाज़ में एक अजीब सी कपकपाहट थी। कुछ औपचारिक बातों के बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। दादी दादी, आरव बेटा, कुछ मत बोलो दादी, प्लीज़ कुछ मत बोलो। दादी, आप जब इस घर का, मम्मा पापा का, मेरा, हम सबका ख्याल करती हो, तो क्या मैं आपके लिए कुछ भी करने का हक नहीं रखता? मुझे संदीप दादाजी ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप लोगों की ज़िंदगी अचानक ही बदल गई, कि कैसे आप दोनों को ज़िंदगी ने मिलाया और कैसे अलग भी कर दिया। आप, दादाजी और संदीप दादाजी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दादाजी
और आप एक ही क्लास में थे, जबकि संदीप दादाजी आप दोनों के सीनियर थे। संदीप दादाजी वाराणसी से कानपुर पढ़ने के लिए आए थे। संदीप दादाजी हमारे दादाजी के पिताजी के दोस्त के बेटे थे। और फिर किस तरह आप तीनों की दोस्ती हुई, मुझे संदीप दादाजी ने सब कुछ बता दिया है। फिर उसके बाद दादाजी का आपसे प्यार का इजहार और नाना जी के पास आपके लिए अपना रिश्ता भेजना। इसके बाद आपको संदीप दादाजी ने किस तरह इस रिश्ते के लिए मनाया, मुझे सब पता है दादी। संदीप दादाजी पर हमारे दादाजी के पिताजी के एहसान और उस पर दादाजी और संदीप दादाजी की दोस्ती सब जानता हूँ मैं। एक बात और है मेरे बच्चे, जो तू नहीं जानता। तुझे पता है तेरे दादाजी का दिल कितना बड़ा था। वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मुझसे भी ज़्यादा मान तो वो संदीप जी का करते थे। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती थी, मगर सिर्फ किसी अमीर के एहसानों की खातिर किसी गरीब की मोहब्बत सूली पर चढ़ाना मुझे गवारा नहीं था। लेकिन बेटा, किस्मत के खेल के आगे मुझे भी अपने घुटने टेकने पड़ गए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब संदीप जी ने मुझे तुम्हारे दादाजी यानी कि संजय की रिपोर्ट दिखाई थी और मैं रिपोर्ट देखते ही कश खाकर गिर पड़ी थी। बेटा, वो आखिरी बार गिरी थी मैं संदीप जी की बाहों में। कहते कहते सुमन जी की आंखों से आंसू टप टप कर गिरने लगे। तुझे पता है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? नहीं दादी, मुझे नहीं पता। ये कहते हुए रुआंसी हो गई आरव की भी आवाज़। बेटा, उसमें लिखा था कि संजय के दिल में छेद है। हालांकि शादी के 3 महीने बाद ही हम लोगों को पता चल चुका था कि वो रिपोर्ट संजय की नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल स्टाफ की गलती का नतीजा थी। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। संदीप जी मेरी दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे और मैं उनसे अलग अपनी एक नई दुनिया बसा चुकी थी। सिर्फ मेरी और संजय की दुनिया, जिसमें किसी भी तीसरे शख्स के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। सुमन जी ने खुद को संभालते हुए और अपने गालों पर ढुलकते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आरव कहाँ है बेटा? आया मम्मा। अरे बेटा, तू केक लेके आया कि नहीं? देख ना, 7 बजने वाले हैं और मम्मी जी का केक 7 बजे कटना है ना। ओहो मम्मा, फिकर नॉट, ये अरेंजमेंट आरव द ग्रेट का है, तो जस्ट चिल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर दादी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह बेटा जी, आपका अरेंजमेंट तो वाकई बहुत शानदार था। थैंक यू दादाजी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। अरे आरव बेटा, कल तो आपने कॉलेज से छुट्टी ले रखी है ना, फिर जल्दी क्यों? सुमन जी ने पूछा। अरे दादी, आपका बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गया, मगर मैंने आपको अभी तक गिफ्ट कहाँ दिया है। तो आपका गिफ्ट बाकी है ना अभी, बस उसी के लिए उठना है मुझे सुबह जल्दी। ओके, गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट दादी जी। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट बेटा। सुमन जी को आरव की बात से कुछ शक तो ज़रूर हो रहा था, मगर समझने की कोशिश करने पर भी वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब आप भी सो जाइए संदीप जी, कल सुबह आपकी ट्रेन है। बेवजह ही इस लड़के ने आपको परेशान कर दिया। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? और वैसे भी हर साल अकेले केक काटने से तो अच्छा आज सबके साथ ही। संदीप जी आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही सुमन जी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। हर साल मतलब कुछ नहीं, बताइए ना प्लीज़। सुमन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन की तारीख कभी भूल से भी भूल सकता हूँ? मैं हर साल इस दिन तुम्हारे नाम का केक काटता था, मंदिर जाता था
और कहते कहते संदीप जी की पलकें भीग गईं। आपको पता है संदीप जी, संजय अपने आखिरी दिनों में मुझसे हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि मेरे बाद तुम संदीप के पास चली जाना। ना जाने उन्हें क्या एहसास हो गया था, या इस दुनिया में उनके बाद उन्हें मेरे लिए सिर्फ आप पर ही भरोसा था। मैं उनकी इस बात पर कभी समझ ही नहीं पाई कि क्या जवाब दूं। रात बहुत हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए, फिर कल आपको सफ़र भी करना है। कहते हुए सुमन जी अपने कमरे में चली गईं। अगले दिन सुबह पूरी शर्मा फैमिली संदीप जी को स्टेशन छोड़ने के लिए चल पड़ी। अरे बेटा आरव, ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ नहीं जाता। बेटा शायद तुमने गलत टर्न ले लिया, आरव के पापा ने कहा। नहीं पापा, यही सही टर्न है, बिल्कुल सही। कुछ ही देर में गाड़ी कोर्ट के बाहर थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आइए सुमन जी, संदीप जी ने अपना हाथ सुमन जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुमन जी ने एक नज़र अपनी बहू और आरव के ऊपर डाली और जवाब उन्हें एक मुस्कुराहट भरी रजामंदी से मिला। सुमन जी कुछ समझ भी नहीं थी तो कुछ नहीं भी, या शायद आज वो कुछ समझना भी नहीं चाहती थी। बस आंख मूंदकर भरोसा करना चाहती थी अपनों पर, बहना चाहती थी बहते हुए वक्त के बहाव में। बहुत थक चुकी थी वो अब जिंदगी के इस ठहराव से। आइए मम्मी, अब आ भी जाओ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, सुमन जी की बहू और आरव ने एक साथ कहा। सुमन जी मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए बड़ी ही अदा से अपना हाथ संदीप जी के हाथ में देते हुए गाड़ी से नीचे उतर गईं। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव गुनगुनाने लगा। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। आप सुन रहे थे ये प्यारी सी प्रेम कहानी मेरी आवाज़ में। उम्मीद करती हूँ ये प्रेम कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और हाँ, ऐसे ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपनी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, और हाँ, अपना व अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। बाय बाय लिसनर्स।